तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मेट्रो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वही हम भीड़ के बीच में लीफन और लिनू को देखते हैं जो कि अब स्टेशन पहुंच गए होते हैं। वही हम मेट्रो स्टेशन के बाहर दो लड़कियों को देखते हैं जो कि लिफन का वेट कर रही होती है। वही ग्रीन हेयर वाली लड़की बोल रही होती है, सिमरन अब तक जिस आदमी का तुम वेट कर रही हो वो आया क्यों नहीं? कौन है ये जो तुम्हें जियांग सिमरन को इतनी देर तक वेट करवा रहा है? सिमरन कहती है, रैन वो लड़का मेरे डैड के पुराने दोस्त का बेटा है। वो योंजू के एक छोटे से कबीले से आया है। अगर डैड बार बार ना कहते तो मैं एक मिनट भी वेट ना करती। मैं तो आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग में जाने वाली थी, अब तो लगता है वो भी कैंसिल हो जाएगी। रैन कहती है, योंजू वो तो एक पुराना गाँव टाइप छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना, कोई गाँव से आया हुआ अनजान आदमी बिना वजह तुमसे मिलने आए तो कुछ तो उसके मन में खोट होगी, तुम्हें उससे संभल के रहना चाहिए। सिमरन अपने फोन में देखते हुए कहती है, वैसे मेरी कजन ओएंग पाई का भी अभी कॉल आया था। वो बता रही थी कि उसने किसी को भेजा है मेरी मदद के लिए और उसने मुझसे कहा है कि मैं उस आदमी की अच्छी तरह से देखभाल करूं। और सिमरन सोच रही होती है, कजन ने बताया था वो आदमी काफी कैपेबल है, जैंग फैमिली के क्राइसिस को भी समझ सकता है, लेकिन हमारे घर पे जो मुसीबत छाई है वैसे तो पहले भी कई सारे लोग आए पर सब बेकार निकले। मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं की तरह निकलेगा। पर एक बात माननी पड़ेगी, मेरी कजन कभी झूठ नहीं बोलती। वो तो योंजू के योन ग्रुप की सीईओ है। अगर उसने कहा है कि वो लड़का कुछ खास है तो शायद इस बार बात बन जाए। रैन कहती है, सिमरन तुम्हारी कजन ने जो आदमी भेजा है वो कौन है? क्या उसकी फोटो भेजी है उसने? सिमरन फोन में देखते हुए बोल रही होती है, मैं देखती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ फोटोज तो भेजी थी उसने। फिर हम लिफेंग की कुछ फोटोज को देखते हैं जिसमें लिफेंग का फेस नहीं दिख रहा होता है। रैन उन फोटोज को देख हैरानी से कहती है, तुम्हारी कजन ने जो सारी फोटोज भेजी है ना, उन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उन सारी फोटोज को चुपके से लिया गया हो। तभी सिमरन के फोन पर एक न्यू मैसेज आता है। मैसेज किसने भेजा है वो अभी में नहीं बताया गया है। मैसेज में लिखा होता है कि सिमरन ये तुम्हारे अंजू वाले ली अंकल के बेटे का फोटो है, ध्यान से देख लेना, गलत लड़के को मत उठा ले आना। फिर हमें लिफेंग की फोटो को दिखाया जाता है। इस बार फोटो में लिफेंग का फेस क्लियरली दिख रहा होता है। फोटो को देखने के बाद सिमरन कह रही होती है, रैन क्या तुम्हें नहीं लगता ये लिफेंग कुछ उसी फोटो वाले लड़के जैसा लग रहा है जो मेरी कजन ने भेजी थी? रैन सिमरन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारी कजन तो चूजों की नंबर 1 लेडी सीईओ है और उस लड़के को देखो बिल्कुल साधारण गाँव वाला लगता है, उसका उस सीईओ से क्या लेना देना? सिमरन रैन की बातों में हामी बती हुए कहती है, सही कहा तुमने, एक गांव से आया हुआ छोटा सा गरीब लड़का और मेरी कजन जैसे लोग सोचा भी नहीं जा सकता, चाहे वो 10 साल तक स्ट्रगल क्यों ना करे, तभी मेरी कजन की एक उंगली तक भी नहीं पहुंच सकता। तभी सिमरन भीड़ के बीच लिफेंग को देख लेती है। वो लिफेंग को रोक के उससे पूछती है, तो क्या तुम ही हो योंजू वाले ली अंकल के बेटे लिफेंग? फिर सिमरन लिफेंग के हाथ में उस पुराने बैग को देखकर सोच रही होती है, एक टूटी हुई पुरानी बैग लेकर आए हो? ये लड़का तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा सोचा था, एक असली गांव का गवार। लिफेंग बुरा होता है, हाँ मैं ही हूँ तुम्हारे अंकल ली का बेटा। तभी रेन आगे बढ़ती हुई लिफेंग से कह रही होती है, अबे सुन, तू चल के आ रहा था यार ट्रेन से, इतना लेट क्यों किया? समय की कोई इज्जत है भी या नहीं? मैं और सिमरन यहाँ पिछले 3 घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं, हमारे टाइम की कोई कीमत है या नहीं तेरे लिए? जरा सोच के देख, अगर मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ ना आ रहा होता तो मैं तो इंतजार का झंझट भी नहीं करती। लिफेंग बुरा होता है, रास्ते में कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। वहीं सिमरन सोच रही होती है, पहली मुलाकात में 3 घंटे लेट, ये बंदा तो शकल से अनरिलायबल लग रहा है, जैसे रेन ने कहा जरूर कुछ मतलब होगा इसके यहाँ आने का। इतना सोचने के बाद सिमरन लिफेंग से कह रही होती है, लिफेंग बिना किसी वजह के हमारे 3 घंटे बर्बाद कर दिए। मैं तो एक कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग पर जाने वाली थी, लेकिन तेरी वजह से वो निकल गए। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और तूने सब बर्बाद कर दिया। तो क्या हुआ, सिर्फ 1 करोड़ की तो डील थी, उसमें बड़ी बात क्या है? हाँ क्या 1 करोड़ को सिर्फ कह रहा है तू? मैं इसलिए तैयार न आया हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड ने कभी मेरे डैड की जिंदगी बचाई थी, मैं उस कर्ज को चुकाने आया हूँ। सिमरन हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम कह रहे हो तुम यहाँ कर्ज चुकाने आए हो? वही रेन हंसते हुए कह रही होती है, कर्ज? तुम जैसे योंजू के गरीब गांव वाले के पास ऐसा है ही क्या जो वो किसी का कर्ज चुका सके? मुझे तो लगता है तुम यहाँ किसी बड़ी फैमिली से छुपने के लिए आए हो और ऊपर से एक छोटी सी बच्ची को साथ ले आए हो, शर्म भी नहीं आई? वहीं सिमरन सोच रही होती है, रुको मुझे याद आया, डैड ने कभी बताया था उन्होंने योंजू के लिए अंकल के बेटे के साथ मेरा एक बचपन का रिश्ता तय किया था, तो क्या वो लड़का यही है लिफेंग?
लेकिन ये तो 20 साल पुरानी बात है। आज के जमाने में बचपन का रिश्ता ये सब तो आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन डैड अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। तो क्या ली फैन मुझसे शादी करने के लिए आया है? हमारी जियांग फैमिली चाहे अभी क्राइसिस झेल रही हो, लेकिन इन जैसे बिना पैसे बिना बैकग्राउंड वाले लोगों से तो फिर भी कहीं बेहतर है। और ये मुंह उठा के कहता है कि एहसान चुकाने आया है। तभी ली फैन सीरन से कहता है, मुझे अंकल जियांग से मिलवा दो, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे डैड की तरफ से। ली फैन की बात सुन सीरन सोच रही होती है, देखा इस रोमनी की पूछ तो अभी से बाहर आ गई। क्या मतलब सामने से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ? सच तो ये है कि जल्दी शादी करवाने आया है। मैं मर जाऊंगी पर इस जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। क्यों ना इसे एक ऐसा मुश्किल टास्क दे दूं जिसे सुन यहाँ से खुद ही भाग जाए। डैड भी गुस्सा नहीं होंगे और ये खुद भाग भी जाएगा। ली फैन, अभी कुछ वक्त पहले तुमने बोला था ना मैं तुम्हारी 1 करोड़ वाली नेगोशिएशन को फिक्स कर सकता हूँ, तो चलो अब करके दिखाओ, देखते हैं तुम्हारा एहसान चुकाने वाला टैलेंट। ली फैन सोचा होता है, वानवाली का बिल्डिंग प्रोजेक्ट अभी अभी सेल के लिए ओपन हुआ है और मेरे पास अब करोड़ों रुपयों का फंड है। चाहो तो मैं तुरंत 1 करोड़ निकाल सकता हूँ, लेकिन डैड चाहते हैं कि मैं जियांग फैमिली की प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन लाऊं। फिर ली फैन सीरन से कहता है, तुम बस मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं, मैं खुद तुम्हारे लिए उनसे नेगोशिएशन करूंगा। सीरन ली फैन को बताते हुए कहती है, बताया तो कहीं डर के मारे मन ना जाओ, वो कैपिटल की रॉयल फैमिली का एक ब्रांच है। रॉयल फैमिली तुम समझोगे नहीं, वो कैपिटल की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। पैसा, ताकत, कनेक्शंस सब कुछ है उनके पास। अगर मैं उनके साथ पार्टनरशिप बना लूं तो जियांग फैमिली दोबारा तियानम की टॉप फैमिलीज में शामिल हो सकती है। ली फैन अपना फोन निकालते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत ही आसान है, रॉयल फैमिली तो खुद मुझसे दोस्ती करने के लिए तड़प रही है, अभी फोन मिलाता हूँ। ली फैन की बात सुन सीरन बिल्कुल हैरान होते हुए बोल रही होती है, तुम मजाक कर रहे हो ना, रॉयल फैमिली तुमसे दोस्ती करने के लिए तड़प रही है, अपने झूठ पे थोड़ी तो शर्म कर लो। तभी रेन सीरन का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा दूर खींच ले आती है और सीरन से कहती है, सिमरन देखो तो सही कैसे एक्टिंग कर रहा है, जैसे हम सबको बेवकूफ समझता हो। जिस पर सिमरन कह रही होती है, मैं पहली बार ऐसे अजीब आदमी से मिल रही हूँ जो ये कह रहा है कि वांग फैमिली उसे दोस्ती करने के लिए तड़प रही है। कितना बोरिंग आदमी है ये। छोड़ो सिमरन, जंगल जितना बड़ा हो उतने अलग अलग प्रकार के पक्षी मिलते हैं, इन जैसे लोगों के लेवल पे आके अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। तभी सिमरन कहती है, थोड़ी देर रुको, मुझे लगता है ये अपना झूठ संभाल नहीं पाएगा, देखना कैसे झूठ घुमाता है। जिस पर रेन कहती है, इसमें क्या देखना, पक्का बोलेगा कौन नहीं लगा या सिग्नल खराब था, ऐसे लोगों को मैंने पहले भी बहुत देखा है। फिर हम देखते हैं कि सिमरन ली फैन से पूछती है, तो क्या बोला तुम्हारे वांग फैमिली वाले दोस्त ने? ली फैन कहता है, फोन बंद आ रहा है। ली फैन का जवाब सुन रेन सिमरन से कहती है, सिमरन देखा ना, जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कार की तरफ चली जाती हैं। वहीं ली न्यू बोल रही होती है, मास्टर ये दोनों लड़कियां तो हद से ज्यादा अनग्रेटफुल निकली, आप इनकी मदद करने के लिए आए हो और ये हैं कि आपकी पीठ पीछे बातें कर रही हैं। चलिए जियांग फैमिली को उनके हाल पे छोड़ के यहाँ से चलते हैं। ली फैन बोल रहा होता है, छोड़ो, छोटी सोच वालों से उलझने का मतलब अपने आप को नीचा दिखाना है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग कार में बैठ गए होते हैं। वहीं रेन ली फैन से कहती है, ली फैन मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, मैंने सुना कि वॉल स्ट्रीट के एक मशहूर फाइनेंशियल टाइकून ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट को हिला सकता है, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? और रेन सोच रही होती है, मैं तो सिर्फ सिमरन के लिए टेस्ट कर रही हूँ, देखते हैं इसके पास सच में कुछ नॉलेज है या सिर्फ एक गाँव का गवार जो एक्टिंग कर रहा है। ली फैन जवाब देता है, मुझे तुम्हारी इन सारी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम जिस वॉल स्ट्रीट के टाइकून की बात कर रहे हो वो मेरे लिए कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। और ली फैन सोचा होता है, मैं ली ताइसुआन अपने पिछले जन्म में इतना धन और खजाना रखता था कि 100 से ज्यादा ग्रहों को अकेले पाल सकता था। एक छोटा सा अर्थ मुझे कुछ भी नहीं लगता और उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल टाइकून, उसका तो नाम भी लेना बेकार है। वहीं ली फैन का जवाब सुन रेन सोच रही होती है, ये आदमी तो ओवर एक्टिंग का बाप निकला। फिर रेन ली फैन से एक और सवाल पूछती है, ली फैन अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती हो तो उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? ली फैन जवाब देता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ली फैन का जवाब सुन सिमरन चिढ़ते हुए कहती है, ली फैन जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम यहाँ एहसान चुकाने आए हो, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ऐसा करते हैं, मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए रिटर्न टिकट खरीद देती हूँ और ऊपर से 2 लाख एक्स्ट्रा भी देती हूँ, तुम अभी के अभी तियानम छोड़ दो। रेन कहती है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ा और इतना फोकट का पैसा मिल रहा है तब भी तुम हाँ नहीं बोल रहे, अरे चुप क्यों हो, कहीं तुम्हें 2 लाख कम तो नहीं लग रहे? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एहसान चुकाने आया हूँ, जब तक अंकल जियांग का एहसान नहीं चुका देता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा उसके बाद मैं तुम्हारे कहने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा
और रही बात नेगोशिएशन की, तो देखना वही लोग तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए घुटनों के बल आएंगे। रेन कहती है, अरे तू तो हद ही पार कर रहा है, एक तो गांव का गवार और ऊपर से इतना बेशर्म। तू जानता भी है किससे डील हो रही है, वो कैपिटल की वांग फैमिली की एक सब कंपनी है। मेरे बॉयफ्रेंड की घर की कंपनी भी ये नहीं कह सकती कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देगी, और तू कह रहा है कि वो लोग तुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भीख मांगेंगे। तुझ जैसे बदतमीज बकवास करने वाले लोगों से तो बात करना भी बेकार है, बिल्कुल ही लाज शर्म छोड़ दी है तूने। वही सिमरन कह रही होती है, पता नहीं वो बंदा कब आएगा जिसे कजन ने भेजा है। अगर ये 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो जियांग फैमिली का नामो निशान नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं कि कार के सामने एक बुढ़िया आ जाती है। लीफेन चिल्लाकर सिमरन को सामने देखने के लिए कहता है। सिमरन ब्रेक लगाती है। ये क्या हो गया, आगे इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? हम देखते हैं लीफेन कार के गेट को खोल के बाहर निकल जाता है। लीफेन को बाहर देख सिमरन चिढ़ते हुए कहती है, लीफेन तू गाड़ी से नीचे क्यों उतरा? फिर हम उस बुढ़िया को देखते हैं जिसे कई सारे लोग घेर कर खड़े होते हैं। अरे ये बुढ़िया बीच दोपहर में सड़क पर क्यों लेटी हुई है? कहीं ये गर्मी के कारण बेहोश तो नहीं हो गई? वहीं हम लीफेन को देखते हैं जो कि उस बुढ़िया की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पीछे से सिमरन चिल्लाते हुए कहती है, रुको लीफेन आगे मत जाओ, कहीं ये कोई स्कैमर ना हो जो कि जानबूझकर सड़क पर गिर जाते हैं। लीफेन सुना नहीं, तुरंत वापस आओ, ये पक्का रोड फ्रॉड है, जैसे उसके पास गए तुम फंस जाओगे। और सिमरन सोच रही होती है, ये आदमी तो अल्टीमेट लेवल का बेवकूफ निकला, अभी अभी तियाना आया है, और अगर यहाँ किसी ने से ठग लिया तो आखिर में सब कुछ मुझे संभालना पड़ेगा। वही रेन कह रही होती है, गवार लोगों की आदत होती है हर जगह टांग घुसाना, हर जगह अपनी नाक घुसाते हैं। ये काम तेरे जैसे के लिए नहीं है, गवार संभल के रहे। वहीं लीफेन उस बुढ़िया को उठाते हुए सोचा होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जानी पहचानी डिवाइन एनर्जी फील की, क्या वो इस लेडी के अंदर से आ रही थी? फिर हम उस बुढ़िया को देखते हैं। सॉरी, शी इज नॉट बुढ़िया, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। वही उस ब्यूटीफुल लेडी को देख वहाँ खड़े लोग कह रहे होते हैं, अरे ये तो जबरदस्त सुंदरी निकली, अगर पहले पता होता तो मैं ही जाके मदद कर देता, और वो सारा मौका उस छोटे के हाथ लग गया। मुझे तो बहुत ही जलन हो रही है। क्या तुम ठीक हो? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। लीफेन देखता है कि वो औरत सही से खड़ी नहीं हो पा रही होती है, इसलिए लीफेन अपनी एनर्जी को यूज करके उसकी बॉडी को हिल कर देता है। उस लेडी को अचानक से बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। लीफेन उस लेडी से कहता है, अब आप ठीक हैं? वो लेडी लीफेन को थैंक्स कहती है। फिर लीफेन वापस कार की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है, वो डिवाइन एनर्जी उस लेडी की बॉडी से नहीं आ रही थी तो आई कहाँ से? तभी वो औरत लीफेन को रुकने के लिए कहती है। लीफेन कहता है, और कुछ बाकी है क्या? वो सर मेरे पास एक विरासत का पुराना एंटीक बोतल है, आप देखना चाहते हो तो दिखाती हूँ, प्राइस की बात बाद में कर लेंगे। तभी वहाँ सिमरन आते हुए कहती है, कैसा लगा? मैं कह रही थी ना ये पक्का स्कैमर निकलेगी, सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ लोग ही ऐसे लोगों के जाल में फंसते हैं। वही रेन भी कह रही होती है, कब से हम तुझे समझा रहे थे पर तूने किसी की सुनी नहीं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, सही हुआ जो तेरा स्कैम हो गया। वहीं भीड़ में खड़े लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, सीधा मुंह खोलते ही पैसे मांग रही है, ये लड़की तो पक्का रोड फ्रॉड है, लगता है आज ये लड़का बुरा फंस गया, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो छुटकारा मुश्किल है। मैं तो पहले ही समझ गया था, ऐसे बिना वजह कोई खूबसूरत लड़की सड़क पर लेटी नहीं मिलती, जरूर ये किसी प्लान का हिस्सा होगा इन जैसे लड़कों को फंसाने के लिए। सिमरन कह रही होती है, लीफेन अभी सबसे बेहतर तरीका है पुलिस को बुलाओ, ये पैसों का सवाल नहीं है, इस लड़की जैसे गिरी हुई सोच वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वरना कल किसी और को फंसा देगी। रेन कह रही होती है, बिल्कुल सही, ऐसे लोगों के साथ नरम पड़ोगे तो इन्हें और भी हौसला मिलेगा, एक बार माफ किया तो ऐसा बार बार करेंगे। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं पैसा स्कैम करने के लिए नहीं कर रही हूँ सब, मैं सच में पैसों के लिए परेशान हूँ। ये एंटीक बोतल नकली नहीं है, ये मेरे दादाजी की विरासत है। उस बोतल को देखते हुए सिमरन कह रही होती है, तू हिम्मत कैसे कर रही है कूड़े से उठाई हुई टूटी बोतल बेचने की? वही रेन भी कह रही होती है, मुझे तो लगता है तू जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी ताकि लोगों से पैसे हट सके, है ना? वो औरत कह रही होती है, मेरा मकसद जमीन पर लेटने का नहीं था, और अगर मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं होती तो मैं कभी भी अपने पूर्वजों की ये बोतल को नहीं बेचती। फिर हम देखते हैं कि लीफर अपनी पावर को यूज करके उस बोतल के अंदर देखता है, उसे उस बोतल के अंदर एक चीज नजर आती है। उसे देखते हुए लीफन सोचा होता है, तो असली राज ये है, वो डिवाइन एनर्जी इस लॉकी जैसी बोतल से निकल रही थी। वो औरत लीफन से कहती है, अगर तुम्हें पुरानी चीज चाहिए तो 10,000 नहीं 5,000, हाँ 5,000 में ले जाओ। ठीक है, तो ये पुरानी चीज मैं ले रहा हूँ। फिर लीफन उसे 1 लाख का चेक दे देता है। 1 लाख का चेक देख वो औरत बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। फिर वो लीफन से कहती है, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए।
लिफन कहता है, अरे कोई नहीं, रख लो, ये तुम्हारे पैसे हैं। वो औरत कहती है, ठीक है, अभी तो मैं पैसे ले लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन पैसों के लिए पेबैक करूंगी। फिर वो औरत लिफन से उसका नंबर ले लेती है। वहीं सब देख ये दोनों बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं। सीरन कह रही होती है, लिफन तुझे समझ नहीं आता क्या, वो लड़की पूरी तरह से झूठी है, इतना सिंपल सा चीप ट्रिक था और तू उसके झांसे में आ गया। और सच में तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू एक टूटी फूटी बोतल पे इतना पैसा कैसे उड़ा सकता है, और ऊपर से चेक लिखकर खुद को भी दिखाना चाहता था। तू क्या समझता है अपने आप को? तू क्या सोचता है? एक नजर डालकर डिसाइड कर लेगा कि ये एंटी का असली है नकली। भाई मुझे तो एक अच्छा फ्री में भी नहीं चाहिए। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।